नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। वैसे तो शरीर में कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो तरह तरह के कार्य करते हैं। उसी में से एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम एक प्रकार का मिनरल है। हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो मिनरल है वह कैल्शियम। इस वीडियो में हम देखेंगे कैल्शियम हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, कैल्शियम जो है हमें खाने की किन चीजों में से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या शिकायतें देखी जा सकती है, कैल्शियम का नॉर्मल ब्लड में लेवल कितना होता है और डेली कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही में थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे कि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है शरीर में वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कैल्शियम जो है वो एक प्रकार का मिनरल है और शरीर में कई और भी मिनरल्स होते हैं जो तरह तरह के कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कैल्शियम मिनरल जो है वो हमारे शरीर में भी कुछ निर्धारित कार्य करता है। तो इन कार्यों की अगर हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में ये जो कैल्शियम जो है वो करीबन एक एडल्ट व्यक्ति में 1 किलोग्राम जितना कैल्शियम होता है ऐसा माना जाता है। साथ ही में ये जो कैल्शियम है उसका जो जितना भी हमारे शरीर में है उसका 99% जो हिस्सा है वो हमारे शरीर की हड्डियां और जो हमारे दांत होते हैं उनमें स्टोर हुआ होता है। जब कभी कैल्शियम की बात होती है तो हड्डियां और दांतों के बारे में विचार आना स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे यह जो कैल्शियम है वह हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का जो 99% जो कैल्शियम है वह हड्डियों में और दांत में जमा हुआ होता है। यानी कि जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर बनाने का जो काम होता है उसमें कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डियां जो होती है वो हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं और इन ढांचों के भीतर हमारे जो शरीर के जो कई सारे ऑर्गन्स है वह सुरक्षित होते हैं और वह अपने निर्धारित कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो स्कल है, जो ये खोपड़ी जो है उसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन को खोपड़ी प्रोटेक्ट करती है और उस प्रकार से ब्रेन जो है अंदर अपने निर्धारित कार्य कर पाता है। उसी प्रकार से जो हमारी जो छाती का जो रिब्स जो है, जो पसलियां जो है उसके अंदर हमारे जो फेफड़े हैं वह सुरक्षित रहते हैं और वो अपने निर्धारित कार्य करते हैं। इस प्रकार से कैल्शियम जो है वह हड्डी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और ये हड्डियां जो है शरीर का हमारे ढांचा बनाती हैं और ढांचे में हमारे जो कई सारे जो ऑर्गन्स है वह सुरक्षित रहते हैं और अपने निर्धारित कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम एक अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम का दूसरा जो कार्य है वह है क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करना। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है उसे समझने से पहले हम समझेंगे क्लोटिंग क्या होता है। जब कभी हमें चोट लगती है वहां से हमारे शरीर से खून निकलता है और कुछ ही समय के बाद यह जो खून है वह वहीं पे जम जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर जो लिक्विड फॉर्म में से सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्लोटिंग होना। ब्लड जो है वह क्लोट हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। इस प्रकार से जो ब्लड लॉस हो रहा होता है वह रुक जाता है। तो यह जो क्लोटिंग होने की जो प्रोसेस है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कार्य करते हैं। उसी में से एक होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वह एक क्लोटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है और ब्लड को क्लोट होने में मदद करता है जब कभी जरूरत होती है। तो इस प्रकार से क्लोटिंग फैक्टर के तौर पे कैल्शियम काम करता है। और जो कार्य है कैल्शियम की उसकी अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो हमारे शरीर के जो मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स है हमारे शरीर के जो स्नायु है उनका कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्स होना, यह जो कार्य है जिस वजह से हमारे जो हाथ पैर की मूवमेंट होती है, हमारे शरीर की मूवमेंट होती है वह हो पाती है। तो इस कार्य में कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। कैल्शियम जो है प्रोटीन के कुछ खास जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ जुड़ता है और कैल्शियम उनके साथ जुड़ने से उस जो प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है और जो उसका चार्ज होता है और जो 3D स्ट्रक्चर होता है वह चेंज होता है और इस प्रकार से वह मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है और इस प्रकार से हमारी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। साथ ही में इसी प्रकार से जिस तरह से स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है उसी प्रकार से हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स, तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की जो एक्टिविटी है उसमें भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे हार्ट का निर्धारित रेट से पंप होना और जो रिदम जो एक मेंटेन होकर रहती है उसमें भी जो कैल्शियम आयन जो होते हैं उसकी निर्धारित एक भूमिका होती है जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेगुलरली पंप कर पाता है और ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट हो पाता है। तो इस प्रकार से कार्डियक मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम के और एक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो ब्रेन जो है हमारा वह कई प्रकार के बहुत सारे न्यूरॉन्स के द्वारा बनाया गया होता है और यह जो न्यूरॉन्स होते हैं वह एक दूसरे के साथ चेताओं या फिर तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। इनको हम मेडिकल भाषा में कहेंगे न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स। तो यह जो न्यूरॉन है वह कई प्रकार के तंतुओं के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो यह न्यूरॉन जो है उनके बीच में जब कभी ये सिग्नल्स पास करने होते हैं तो इस सिग्नल्स पास करने की जो एक्टिविटी है उसमें कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सभी एक्टिविटीज इन न्यूरॉन में से जो सिग्नल्स होते हैं उनके पास होने से निर्धारित होती है। तो ये सिग्नल पास करने में कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार से ब्रेन की एक्टिविटीज जो होती है वह भी करवाने में कैल्शियम की भूमिका रहती है। जो साथ में हमारी जो चेताएं होती है ब्रेन के अलावा जो हमारे शरीर में
जो चेताएं हैं, उन चेताओं में भी सिग्नल पास करवाने का जो काम होता है वह भी कैल्शियम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्रेन और जो चेताओं की जो कार्य होते हैं उनमें भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम के और कार्य की अगर हम बात करें तो हमारे जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में अंदर कुछ सिग्नल्स पास करने होते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है जिसके आधार पर जो सेल होते हैं, जिस किसी टिश्यू के हैं या फिर जिस किसी ऑर्गन के सेल हैं, वह अपने पूर्व निर्धारित कार्य करते हैं। तो वह कार्यों के दौरान सिग्नलिंग का जो काम होता है उसमें भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसलिए कैल्शियम जो है सेल में सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये जो सेल्स होते हैं वो उस प्रकार से अपने कार्य कर पाते हैं। कैल्शियम जो है वह हमारी जो कई सारी ग्रंथियां होती है उनमें से हार्मोन रिलीज करवाने का जो काम होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रकार से हार्मोन को रिलीज करवाने का जो कार्य होता है वह भी कैल्शियम के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। तो इस प्रकार से जब कभी कैल्शियम की कमी होती है तो ये जो मैंने आपको कार्य बताए कैल्शियम के, उनमें बाधाएं उत्पन्न होती है और उस वजह से कई प्रकार के शिकायतें शरीर में देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे सामान्यतः किसी भी व्यक्ति में यह जो कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो कितना होना चाहिए। कैल्शियम का जो लेवल है वह दो प्रकार से देखा जाता है, एक होता है टोटल कैल्शियम लेवल और एक होता है आयनाइज्ड कैल्शियम लेवल। जो टोटल कैल्शियम लेवल जो है उसमें जो आयनाइज्ड कैल्शियम लेवल और बाकी जो एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन होता है ब्लड में, उस प्रोटीन के साथ कितना कैल्शियम बाइंड हुआ है वो टोटल ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यह हो गया टोटल कैल्शियम लेवल। आयनाइज्ड कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम का जो आयनाइज्ड जो फॉर्म होता है Ca+2, यह हमारे शरीर के जितनी भी कैल्शियम की जो एक्टिविटीज है, कैल्शियम के जितने भी फंक्शंस है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है कैल्शियम की, वह इस आयोनाइज्ड कैल्शियम की वजह से हो पाती है। तो आयोनाइज्ड कैल्शियम ही मुख्यतः जवाबदार है उसके सभी फंक्शंस के लिए। तो यह आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल कितना होता है वह भी ब्लड में देखा जाता है। तो टोटल जो प्लाज्मा लेवल है कैल्शियम का वो कितना होता है उसकी अगर हम बात करें तो वह 2.2 से 2.6 मिलीमोल पर लीटर जितना होता है और ये जो आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है उसका लेवल होता है 1.3 से 1.5 मिलीमोल पर लीटर। यह आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वह एक नैरो लिमिट में हमेशा रहता है ब्लड में। तो यह नैरो लिमिट जो है वो मेंटेन होकर रहना आवश्यक है। जब कभी इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो और या फिर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में कैल्शियम के जो फंक्शंस है वह कॉम्प्रोमाइज होते हैं और कई प्रकार की शिकायतें देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि कैल्शियम डेली हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितना कैल्शियम हमें डेली खुराक के माध्यम से लेना होता है। तो यह जो मात्रा है वह एज के हिसाब से और व्यक्ति मेल है या फीमेल है उसके हिसाब से अलग अलग मात्रा होती है। सामान्यतः एक एडल्ट व्यक्ति में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वह 50 साल तक के हैं तो उनमें 1000 मिलीग्राम जितना कैल्शियम जो है डेली खुराक के माध्यम से लेना जाना चाहिए। और उसी प्रकार से जो बच्चे 13 से 18 साल के, उनमें 1300 मिलीग्राम जितना कैल्शियम डेली रिक्वायर होता है उतना कैल्शियम उनको लेना होता है। जो बच्चे जो होते हैं उनको कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता रहती है, उनमें ग्रोथ हो रहा होता है, उस वजह से उनकी हड्डियों का जो कैल्शियम है वह हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और साथ ही में हड्डियों की जो लेंथ होती है वह बढ़ रही होती है। इस वजह से उनको ज्यादा कैल्शियम लेने की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 13 से जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 1300 मिलीग्राम जितना कैल्शियम डेली लेने की आवश्यकता रहती है। और 18 से लेकर 50 साल के जो मेल फीमेल व्यक्ति होते हैं उनमें 1000 मिलीग्राम जितना कैल्शियम डेली लिया जाना चाहिए। 50 या 50 साल से ऊपर की जो लेडीज होती है उनको ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनमें उन उम्र के दरमियान जो उनका जो पीरियड वगैरह का जो सिस्टम होता है, जो मासिक आने का सिस्टम होता है वह रुक जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं मेनोपॉज। तो उस वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इनकी वजह से उनके शरीर में कैल्शियम की कमी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा कैल्शियम लेने की आवश्यकता रहती है। तो यह कितनी मात्रा होती है? 1200 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से कैल्शियम लेने की आवश्यकता रहती है 50 साल या 50 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए। जबकि 70 साल तक के जो मेल व्यक्ति जो होते हैं उनमें 1000 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से कैल्शियम लेने की आवश्यकता रहती है। और 70 साल से ऊपर के जो मेल व्यक्ति हैं उनमें कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता रहती है और वह भी उनकी उम्र की वजह से होता है। साथ ही में उनके जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वह भी एक प्रकार का हार्मोन है, उसकी कमी होने की वजह से जिस प्रकार से लेडीज में दिक्कतें पाई जाती है उसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से 70 साल के बाद के जो पुरुष हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको भी कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो उनको भी 1200 मिलीग्राम जितना डेली खुराक के माध्यम से कैल्शियम लेने की आवश्यकता रहती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता रहती है उनकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। और जो महिलाएं जो होती हैं 50 साल या 50 साल से ऊपर की, उनको भी कैल्शियम ज्यादा लेने की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से जो 70 साल या 70 साल से ऊपर के जो मेल व्यक्ति है उनमें भी कैल्शियम ज्यादा लेने की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट होता है डेली वो कितना व्यक्ति को लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैल्शियम जो है खाने की किन किन चीजों में से हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब है कि दूध और दूध में से जो बनाई जाने वाली जो चीजें हैं, जैसे दही हो गया
पनीर हो गया, चीज हो गया, छाछ हो गई, तो इन चीजों में से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति हमें हो सकती है। साथ ही में एक मजेदार बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में जो कैल्शियम रहा हुआ होता है वह हमारे आंतों के द्वारा अच्छे से एब्जॉर्ब किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब किया जा सकता है और चीजों की कंपैरिजन में। तो दूध या दूध में से जो चीजें बनी हुई होती है वह कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स की तरह हमारे शरीर में काम आ सकता है। दूसरे जो सोर्सेज होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो बादाम हो गई, फिर अंजीर है, उनमें से भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति होती है। हरी सब्जियां जो होती है, हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, उनमें से भी कैल्शियम की प्राप्ति होती है, पर इनमें क्या होता है कि यह कुछ खास प्रकार के सॉल्ट्स के फॉर्म में कैल्शियम होता है, जैसे ऑक्सलेट्स हो गए, साइट्रेट्स हो गए, इस प्रकार के कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं। और यह सॉल्ट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से इनमें रहे हुए जो कैल्शियम जो है वह अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी काफी कम मात्रा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाती है। तो इसलिए अगर हम कैल्शियम के जो मुख्यतः सोर्स की बात करें तो वह होता है दूध और दूध में से बनी हुई चीजें। साथ ही में यहाँ पे हम एक और चीज की बात करेंगे, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर जो होता है उसमें कई मिनरल्स होते हैं, उसी में से एक होता है कैल्शियम। तो मिनरल वाटर भी एक कैल्शियम के सोर्स की तरह हम उसको उस नजरिए से देख सकते हैं। कुछ जो ऑरेंज जूसेस होते हैं, कुछ आटे होते हैं, कुछ ब्रेड वगैरह होती है, इनमें बाहर से कैल्शियम एडिशनली ऐड किया गया होता है, तो इनको हम कहेंगे फोर्टिफाइड फूड्स, जिनमें बाहर से कैल्शियम की मात्रा ऐड की गई होती है। तो यह भी एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स की तरह काम आ सकता है। इसी प्रकार से साल्मन और सार्डिन नाम की जो फिश होती है उनमें से भी अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम की प्राप्ति हो सकती है। तो यह हो गए कैल्शियम के सोर्सेज जिनमें से कैल्शियम हमें प्राप्त हो सकता है। अब हम कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? हमारे शरीर में कैल्शियम का एंटर होना खाने के द्वारा और उस कैल्शियम को हमारे आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में लेके आने का काम, और साथ ही में वहां से उस कैल्शियम को हड्डी दांत में स्टोर करना और तरह तरह के कार्य के लिए कैल्शियम का यूज करना, और जो ज्यादा मात्रा में अगर कैल्शियम अवेलेबल है तो उसे किडनी में से, शरीर में से बाहर निकाल देने का जो कार्य है उस चीज को कहेंगे हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसे समझने से पहले हमें कुछ और चीज भी समझनी पड़ेगी। तो इसमें जो कार्य करने वाले दो हार्मोन्स है, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वह ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करता है, और जो कैल्सिटोनिन जो है वह ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करने का काम करता है। यह किस प्रकार से होता है उसे हम समझेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो एक पैराथायरॉयड नाम की ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, उसमें से बनाया जाता है। और यह जो ग्लैंड है हमारी ट्रेकिया वाले हिस्से में होती है, गर्दन के पास जो हमारी जो सांस नली है वहां की जो थायराइड ग्लैंड है उसी के साथ पीछे के हिस्से में पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। ग्लैंड्स के बारे में हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यही कहीं आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप यह वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है, वह होता है कैल्सिटोनिन। तो यह जो दो हार्मोन्स है उनकी हम बात करेंगे। साथ ही में एक विटामिन D3 की थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी कि हमारी जब कभी स्किन पर सनलाइट गिरती है, सूर्य प्रकाश गिरता है, तो हमारे स्किन के द्वारा विटामिन D3 बनाया जाता है। मैं इन तीन चीजों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है उसे समझने के लिए इनके रोल समझना महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस कोलेस्टेरॉल में से विटामिन D3 बनाया जाता है स्किन के द्वारा जब कभी स्किन पे सनलाइट गिरती है। यह जो विटामिन D3 जो है उसी में से कैल्सिट्रायोल नाम का एक केमिकल बनाया जाता है किडनी के द्वारा। कैल्सिट्रायोल और कैल्सिटोनिन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में से रिलीज होता है, और ये कैल्सिट्रायोल जो है विटामिन D3 में से बनाया जाने वाला केमिकल है जो किडनी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है जिसमें से पैराथायरॉयड हार्मोन बनता है, यह पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होकर किडनी को स्टिमुलेट करता है, और किडनी जो है वह विटामिन D3 जो है उसी में से बना हुआ जो केमिकल है उसको कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करता है, और कैल्सिट्रायोल का प्रोडक्शन किडनी करती है पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रेजेंस में उसके स्टिमुलेट होने के बाद। तो इस प्रकार से यह जो कैल्सिट्रायोल जो है वह ब्लड के माध्यम से घूमता हुआ हमारे आंतड़ों में आता है, और आंतड़ों के जो अंदर का जो लेयर होता है जिसके जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो आंतड़ों के जो ये एपिथेलियल सेल्स जो है उन पे कैल्सिट्रायोल एक्शन करता है, उनको वहां से जो हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा जो हमें कैल्शियम मिलना चाहिए वो वहीं से एब्जॉर्ब होता है कैल्सिट्रायोल की प्रेजेंस में। तो कैल्सिट्रायोल जो है वो आंतड़ों में जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से जो हमें कैल्शियम मिलता है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में लाने का काम करता है, और इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। साथ ही में पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वह किडनी के द्वारा जो कैल्शियम एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसको रोकने का भी कार्य करता है, और उस एक्सक्रीशन को कम करता है, कैल्शियम को प्रोटेक्ट करता है, कैल्शियम को बचाए रखता है, और किडनी के द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है कैल्शियम को उसको रोकने में मदद रूप करता है। तो इस प्रकार से पैराथायरॉयड हार्मोन और जो ये कैल्सिट्रायोल है यह दोनों ही मिलकर ब्लड में
कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करता है। कैल्सिट्रायोल का एक और एक्शन है, हमारे जो बोन है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, यह ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है कैल्सिट्रायोल। तो ये कैल्सिट्रायोल ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वह हमारे बोन में जो कैल्शियम जमा हुआ है उसको वहां से निकालकर रिलीज करता है ब्लड में। तो इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कैल्सिटोनिन जो है, जो थायराइड ग्लैंड में से रिलीज होता है हार्मोन, यह कैल्सिटोनिन जो है वह क्या कार्य करता है। तो यह कैल्सिटोनिन जो है वह पैराथायराइड और कैल्सिट्रायोल जो काम करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं। कैल्सिटोनिन जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा और फिर यह क्या करता है, हमारे जो हड्डियां होती है, बोन जो होती है, वहां पे जो ऑस्टियोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं, यह ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, ब्लड में से कैल्शियम को अपटेक करते हैं, वहां से ब्लड में से कैल्शियम को लेकर हड्डियों में जमा करने का काम करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो इस प्रकार से कैल्सिटोनिन जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वह हड्डियों में कैल्शियम जमा करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिट्रायोल जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वह ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करने का कार्य करते हैं। ब्लड में जो कैल्शियम रहा हुआ होता है उसमें ज्यादातर जो कैल्शियम है वह एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है उसके साथ बंधा हुआ होता है, बाइंड हुआ होता है और वह इनएक्टिव है, हम इस तरह से कह सकते हैं। जो आयोनाइज्ड फॉर्म में जो कैल्शियम होता है ब्लड में वही उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए महत्वपूर्ण है। तो आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वह उसके जो कैल्शियम के जितने भी कार्य है उसमें आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है वह मदद रूप होता है और यह एक नैरो लिमिट में बना हुआ होता है। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि यह जो लिमिट है वह होती है 1.3 से 1.5 मिलीमोल पर लीटर जो आयोनाइज्ड कैल्शियम का लेवल ब्लड में होता है और यह आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है वही उसके बायोलॉजिकल जितने भी कार्य है कैल्शियम के वह करने में मदद रूप करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर में किस प्रकार से होता है। जब कभी कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो कैल्सिटोनिन उसको स्टोर करता है हड्डियों में। उसके अलावा साथ ही में कैल्सिटोनिन क्या करता है कि जो किडनी जो होती है उसके द्वारा कैल्शियम को एक्सक्रीट करके यूरिन में से बाहर निकाल देने का काम करता है और इस प्रकार से कैल्शियम की एक निर्धारित मात्रा जो ब्लड में बनी रहनी चाहिए वह हमेशा ही बनी रहती है। तो जब कभी इस कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, समझो कि विटामिन D3 कम बन रहा है या नहीं बन पा रहा है या फिर कैल्सिट्रायोल किडनी के द्वारा जो बनाया जाता है, किडनी की कोई डिसीज है उसकी वजह से अगर कैल्सिट्रायोल नहीं बन पा रहा है या फिर पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई गड़बड़ी है या फिर कैल्सिटोनिन रिलीज होने की जो एक्टिविटी है उसमें कोई गड़बड़ी है या फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम की जो पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कैल्शियम का जितना लेवल हमारे शरीर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता और ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की कमी हो सकती है या फिर इनकी गड़बड़ी की वजह से कैल्शियम की ज्यादा मात्रा ब्लड में देखी जा सकती है और इस वजह से कई प्रकार की शिकायतें देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जब कभी कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या शिकायतें देखी जाती हैं। तो अगर बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी है तो उस कंडीशन को कहते हैं रिकेट्स और विटामिन D3 के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, यहीं कहीं आपको आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक पर जा सकते हैं और यह वीडियो जरूर से देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अगर हम बात करें तो रिकेट्स की सुपरफिशियल बात हम करेंगे कि जब कभी बच्चों में विटामिन D3 की कमी होती है, बच्चे अगर सनलाइट का अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता और उस वजह से विटामिन D3 की कमी होती है, उस वजह से कैल्सिट्रायोल की कमी होती है और उस वजह से बच्चे जो भी दूध पीते हैं या खाना खाते हैं उसमें से अच्छी सी मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इस वजह से कैल्शियम की कमी होती है और इस कंडीशन को कहते हैं रिकेट्स। और इस कंडीशन में बच्चों में क्या क्या शिकायतें देखी जाती है, तो बच्चों के हाथ पैर दर्द करते हैं, मसल्स जो होते हैं उनमें पेन होता है, साथ ही में जो हड्डियों का जो आकार होता है वह नॉर्मल ना होते हुए एबनॉर्मल होता है, हड्डियां जो होती है वह मुड़ी हुई होती हैं, उनके हाथ की जो लंबी हड्डियां हैं उनका आकार मुड़ जाता है, जो पसलियों का जो आकार होता है नॉर्मल ना होते हुए वह ज्यादा मुड़ जाती है और जो छाती का जो आकार जो आना चाहिए वो नॉर्मल नहीं आ पाता। और ऐसी जो और भी कंडीशंस है जिसके बारे में मैंने जो अलग वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया है। रिकेट्स और विटामिन D3 वाला जरूर से देखिएगा। तो जब कभी एडल्ट व्यक्ति में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, या तो कोई एडल्ट व्यक्ति कैल्शियम सही मात्रा में ले नहीं पा रहा है या फिर एडल्ट व्यक्ति में भी कई बार क्या होता है कि धूप में अगर नहीं निकलते हैं तो उस वजह से भी विटामिन D3 की भी कमी पाई जा सकती है, उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो जब कभी व्यक्ति में कैल्शियम की इस वजह से एडल्ट व्यक्ति में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी जो हड्डियां होती है वह सॉफ्ट हो जाती है, आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द होता है,
पूरा बदन दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है। और कई बार अगर कैल्शियम की ज़्यादा ही कमी होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटीज़ है, सिग्नल पास करने की जो एक्टिविटीज़ है, वह कैल्शियम की मदद से होती है। और कैल्शियम की जब कभी ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है तो ब्रेन की ये जो एक्टिविटीज़ है वह भी गड़बड़ा जाती है, जो चेताओं की जो यह कार्य होते हैं वह भी गड़बड़ा जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म, मतलब कि हमारी इच्छा के बिना ही कुछ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम सादी भाषा में कहेंगे बांटे आना। तो जब कभी बांटे आते हैं हमारे शरीर में तो हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो। तो कैल्शियम की कमी की वजह से जो मसल्स जो है वह मसल क्रैम्प भी कहते हैं, मसल स्पाज्म भी कहते हैं, और वह जो मसल है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और उस वजह से पेन होता है, दर्द होता है। साथ ही में कुछ व्यक्ति में जो है वहां पे निडल चुभा रहे हो या चींटियां काट रही हो, ऐसे सेंसेशंस आते हैं जिसे कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशंस। तो इस प्रकार की जो शिकायतें वो देखी जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट का रेगुलरली जो एक रिदम में पंप होने का जो कार्य है उसमें भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब कभी कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है तो हार्ट की जो रिदम होती है, जो रेगुलरली जिस प्रकार से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंप्रेस होता है और पंप होता है, उस कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। इरेगुलर होने की ये जो कंडीशन है हार्ट की, उसे कहते हैं एरिथमिया। एरिथमिया यानी हार्ट बीट जो हमारी जो रेगुलरली जिस प्रकार से होती है वो ना होते हुए हार्ट बीट्स हमारी इरेगुलर हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं एरिथमिया। और यह भी कैल्शियम की कमी की वजह से कुछ व्यक्ति में देखा जा सकता है। 50 साल या 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं जिनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैल्शियम की ज्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता रहती है, और अगर यह महिलाएं जो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं ले पाती है तो उनकी भी हड्डियां जो है वह कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, आसानी से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनमें बार बार फ्रैक्चर होना या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मतलब कि नॉर्मल काम करते हुए भी एक नॉर्मल व्यक्ति में, जो भी हम एक नॉर्मल व्यक्ति है अगर, तो वह जो निर्धारित जो अपने कार्य करता है रूटीन के, उस दौरान उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं होते अगर उसमें कैल्शियम की मात्रा सही है। पर जब कभी ये 50 साल या 50 साल से ज़्यादा उम्र की जो लेडीज़ हैं जिनमें ये हार्मोनल चेंजेस हुए हैं और उस वजह से उनकी जो पर्याप्त मात्रा में वह कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, उनमें नॉर्मल कार्य करने के दौरान भी छोटे छोटे कई बार फ्रैक्चर्स होते हैं, और उनकी वजह से इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और उस वजह से उनकी जो हड्डियां होती है उनमें दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है एक उम्र के बाद। इसलिए उन 50 साल या 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती है उनको रेगुलरली दूध लेना होता है या फिर दूध में से बनी हुई चीजें लेनी होती है। इस प्रकार से अपना जो कैल्शियम का जो लेवल है उसको बरकरार बनाए रखने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से जो 70 साल या 70 साल से ऊपर के जो मेल व्यक्ति होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से कैल्शियम का लेवल कम होता है और उस वजह से उनको भी ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा रहती है। साथ ही में जब कभी व्यक्ति की एज ज़्यादा होती है तो उनमें आंतड़े भी कमज़ोर होते हैं और उस वजह से कैल्शियम का जितना प्रकार में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इस वजह से भी कैल्शियम की कमी होना इस वजह से भी कैल्शियम की कमी होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार से जिन व्यक्ति में आंतड़ों की सर्जरी की गई होती है या फिर जिन व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है या फिर इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं या फिर जो व्यक्ति जो है धूप में कम निकलते हैं या फिर खाने में दूध या दूध में से बनी हुई चीजें नहीं लेते हैं, उन व्यक्ति में कैल्शियम की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उनमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर रिकेट्स बच्चे अगर हैं तो उनमें ये जो बीमारियां वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यह हो गए कैल्शियम की कमी होने वाले व्यक्ति जो ज्यादा रिस्क में है, तो इन्हें कहेंगे रिस्क फैक्टर्स जो कैल्शियम की कमी करवा सकते हैं आपके शरीर में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में कितने प्रकार के कार्य करता है, कैल्शियम जो है उसकी निर्धारित मात्रा हमारे शरीर में रेगुलरली रिक्वायरमेंट जो होती है वह कितनी होती है, कैल्शियम का एक जो ब्लड में कितना लेवल जो होता है नॉर्मली होना चाहिए उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी। कैल्शियम की जब कभी कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या शिकायतें देखी जा सकती है उसकी हमने इस वीडियो में बात करी। साथ ही में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हमने अच्छे से इस वीडियो में समझा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।